दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस चैप्टर को समझने के बाद अब हम देख रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है एसी सर्किट्स। एसी सर्किट्स, ठीक है। अब यहाँ पर सारे जो भी सर्किट्स हम स्टडी करेंगे वो उसको ईएमएफ या फिर कहेंगे करंट जो दिया जाएगा वो अल्टरनेटिंग करंट दिया जाएगा। अब देखिए एसी सर्किट्स में कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं उसे हम जान लेते हैं। अब एसी सर्किट में जो एसी करंट आएगा तो एसी करंट जनरेट कौन करता है, एसी ईएमएफ जनरेट कौन करता है, ऑब्वियसली एसी जनरेटर। एसी जनरेटर को जब हमने पढ़ा था तो क्या देखा था उसमें, मान लीजिए मेरे पास ये दो मैग्नेटिक पोल्स है जिनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो ट्रैवल हो रही है, ठीक है। और इसके अंदर हमने कंसिडर किया था एक लूप, रेक्टेंगुलर लूप। इस रेक्टेंगुलर लूप को दो स्लिप रिंग से अटैच किया गया था, ठीक है। और बाद में हमने क्या किया था, उसको एक एप्लीकेशन से जोड़ दिया था, चलेगा। अब हुआ क्या था, जैसे जैसे इस कॉइल का रोटेशन परफॉर्म होता था तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ द कॉइल यहाँ पर जो कॉइल का एरिया वेक्टर था वो वेरी होता था विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। और एरिया वेक्टर से मेरा कहने का मतलब है पोजीशन ऑफ एरिया वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। और जब थीटा चेंज होता था उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता था। तो ये बेसिक सा जो प्रिंसिपल है वो क्या था हमारा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दैट ईएमएफ इंड्यूस्ड is equal to n times, that is number of turns in the coil, multiplied by d phi by dt, that is rate of change of magnetic flux। लेंस लॉ को इनकॉर्पोरेट कर देंगे तो यहाँ पर माइनस साइन लेना पड़ेगा। नाउ E इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ n डी डी टी ऑफ फाई, क्या था, फाई था बी ए कॉस ऑफ थीटा, जिसमें B वॉज मैग्नेटिक फील्ड, ए वॉज योर एरिया वेक्टर। इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर था, सॉरी इस कॉइल का जो एरिया था वो था ए, और उसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा कॉइल के एरिया को। एंड देन कॉस थीटा वाज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा था। बाद में हम ये जानते हैं कि E इज इक्वल टू माइनस एन, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो एरिया वेक्टर है वे कैसे थे, कांस्टेंट थे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसका भी मैग्नीट्यूड फिक्स है, कॉइल का जो एरिया है कॉइल का एरिया वो भी फिक्स है। बस बदलेगा क्या, एंगल बिटवीन एरिया and the magnetic field due to rotation of the coil that we have seen already. Now what I am writing it here is NBA, which I have taken constant. What we are left with is d dt of cos of theta, ठीक है। अब थीटा क्या होता है, थीटा इज नथिंग बट ओमेगा इंटू टी। हम जानते हैं जब ये हमारा कॉइल घूमेगा तो घूमते वक्त उसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी रहेगी ओमेगा, ठीक है। सो ओमेगा इंटू टाइम पीरियड इज नथिंग बट योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। सो मैं इसको लिख रहा हूँ E इज इक्वल टू माइनस एन बी ए डी डी टी ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो ओमेगा टी है यहाँ पर ये जो हमें एक्सप्रेशन मिला है ना कॉस ऑफ ओमेगा टी, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस एन बी ए कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी से आ जाएगा ओमेगा। सो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बनता है, देखिए एन बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। और यहाँ पर अगर साइन ऑफ ओमेगा टी की वैल्यू हो जाएगी 1 तो हमारा ईएमएफ आ जाएगा मैक्सिमम, दैट इज इस ईएमएफ को लिख सकते हैं हम ई नॉट, विच इज नथिंग बट एन बी ए ओमेगा। ध्यान रखना ये जो ई नॉट है, ई नॉट डिनोट्स पीक ईएमएफ और मैक्सिमम ईएमएफ। तो इस एक्सप्रेशन को अगर देखा जाए तो आई कैन राइट माई फाइनल एक्सप्रेशन एज E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। क्योंकि हमने क्या कर लिया है, एन बी ए ओमेगा की जगह ई नॉट पुट कर लिया है, ठीक है। तो मेरा जो फाइनल एक्सप्रेशन है दैट इज E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, चलेगा, इतना याद रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। हमें और एक चीज पता है, वी नो जो ओहम्स का लॉ था, ओहम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल टू आई आर। तो मैं यहाँ पर V की जगह लिख रहा हूँ EMF E, कैपिटल I की जगह अगर लिख रहा हूँ करंट के लिए स्मॉल i, देन दिस इज माई रेजिस्टेंस R। R रेजिस्टेंस किसका है, वो कॉइल का जो वायर था उसका रेजिस्टेंस है। तो इस हिसाब से हम I को लिख सकते हैं दैट करंट इज नथिंग बट इक्वल टू E अपॉन R। और मैक्सिमम करंट और पीक करंट को क्या लिख सकते हैं, पीक EMF अपॉन रेजिस्टेंस R, ठीक है। अगर आप इन दो पर्टिकुलर रिलेशंस को हमारे इस फॉर्मूले में इनकॉर्पोरेट कर दे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए मैं लिख रहा हूँ
अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ, मान ली दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, सो आई एम सेइंग डिवाइड ऑन बोथ साइड, डिवाइड ऑन बोथ साइड बाय आर इन इक्वेशन वन को कर लेते हैं। सो ई अपॉन आर वुड बी इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर, एंड दैट वुड व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, नाउ ये जो ई अपॉन आर है इसे मैं लिख सकता हूँ आई, दिस इज सिंपली करंट विच इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर इज आई नॉट, दैट इज पीक करंट, और साइन ऑफ ओमेगा टी। तो हमें यहाँ से और एक रिलेशन मिल चुका है। ठीक है, अब देखिए पहला रिलेशन क्या था, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। इस एक्सप्रेशन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक चीज पता चलती है, ये जो T है, T की वैल्यू जैसे जैसे वेरी होगी, मतलब हमारा कॉइल जब रोटेशंस परफॉर्म करेगा तो टाइम के साथ साथ एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल चेंज होता जाएगा, है ना। जैसे ही रोटेशन स्टार्ट हुआ शुरुआत में कुछ एंगल होगा, जैसे रोटेशन आगे बढ़ेगा एंगल धीरे धीरे बढ़ते जाएगा या बदलते जाएगा। तो टाइम के ऊपर थीटा की वैल्यू डिपेंड करेगी और साइन थीटा जो है वो थीटा के रिस्पेक्टिव चेंज होते जाएगा। इसीलिए हमने बोला था कि E इज इक्वल टू ई नॉट, दैट इज E विल बी मैक्सिमम इफ साइन ऑफ ओमेगा टी इज 1। साइन ओमेगा टी 1 कब होगा, अगर साइन में जो थीटा यूज हो रहा है वो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री हो गया या 270 डिग्री हो गया, तो तब क्या होता है, ईएमएफ मैक्सिमम होता है। वन इज ऑन पॉजिटिव साइड, अनदर इज ऑन नेगेटिव साइड। एनीवे चलो, तो हम देख रहे थे कि अगर हमारा ये टाइम वैरी होते रहा तो ऑब्वियसली आपका ईएमएफ वैरी होता है। ठीक है, इधर पे देखिए अगर यहाँ पे टाइम वेरी हो रहा है तो ऑब्वियसली करंट वेरी होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो I की वैल्यू है या फिर ये जो E की वैल्यू है, दे आर इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ ईएमएफ एंड करंट। मतलब E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आपकी ईएमएफ का जो कुछ भी वैल्यू होगा दैट वैल्यू विल बी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, एंड सेम हैपेंस विद इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। ये कुछ इस तरीके से है। अगर मैं एसी ग्राफ बनाऊं, एसी करंट का साइनोसॉइडल कर्व बनाऊं, सो दिस इज लेट्स से साइनोसॉइडल कर्व, और स्टार्ट करता हूं मैं 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, इस तरीके के एंगल से। तो हम देख पा रहे हैं, देखिए 0 पर करंट की वैल्यू क्या है, ईएमएफ की वैल्यू ले लीजिए। यहाँ पर आप चाहो तो ईएमएफ प्लॉट कीजिए और आप करंट प्लॉट कर सकते हो। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जैसे ही थीटा की वैल्यू 0 है, थीटा मतलब एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो ईएमएफ भी 0 है। अगर वो वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है देन ईएमएफ इज मैक्सिमम। ई नॉट लिख सकते हैं इसको, या फिर अगर ये ग्राफ करंट, ये कर्व अगर करंट को रिप्रेजेंट करता है तो इसको हम लिख सकते हैं आई नॉट। ठीक है, सो मैक्सिमम वैल्यू करंट की या ईएमएफ की कब मिल रही है, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। व्हेन थीटा इज पाई देन ईएमएफ का वैल्यू और करंट का वैल्यू 0 दिख रहा है। और इस तरीके से 3 पाई बाय 2 के लिए मैक्सिमम, फिर 2 पाई के लिए फिर से मिनिमम, एंड द कर्व विल गोज ऑन। नाउ हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे टी की वैल्यू चेंज होगी, आई की वैल्यू चेंज होगी, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट्स एंड ईएमएफ। और आई नॉट जो है, वो है पीक वैल्यू ऑफ करंट। मतलब सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा जो करंट हो सकता है जनरेटर के द्वारा, वो मैक्सिमम करंट या फिर पीक करंट को हमने आई नॉट से रिप्रेजेंट किया है, वैसे ही पीक ईएमएफ को ई नॉट से रिप्रेजेंट किया है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस एक्सप्रेशन, दे लुक लाइक एक्सप्रेशन ऑफ ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन में भी क्या हुआ था, मान लीजिए एक्स इज माई डिस्प्लेसमेंट विच वॉज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ए क्या था उसमें, एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ इस केस में ये अगर इक्वेशंस देखो आप, तो ये भी ऑसिलेशन के इक्वेशन जैसे ही दिखते हैं। तो इस हिसाब से आई नॉट हुआ एम्पलीट्यूड ऑफ करंट और ई नॉट हुआ एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ। ठीक है, आई होप कि आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं एवरेज करंट के बारे में और आरएमएस करंट के बारे में। ठीक है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एवरेज करंट। एवरेज करंट, एवरेज करंट को रिप्रेजेंट किया गया है आई ए वी से। ठीक है, आई इज फॉर करंट, एवरेज इज द एब्रिविएशन फॉर एवरेज, ए वी। ठीक है, अब देखो एवरेज करंट क्या चीज है। मान लो मेरे पास एसी करंट है और हम जानते हैं कि एसी करंट का जो प्रोफाइल होता है वो वेव प्रोफाइल साइनोसॉइडल होता है। तो इस तरीके से साइनोसॉइडल मेरे पास वेव है।
हम यहाँ पर लिख रहे हैं 0 π/2 अगेन पाई 3 π/2 दैट इज 2 पाई। ओके, अब देखो अगर कोई आपसे पूछे कि अल्टरनेट करंट में करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो आप यहाँ से पीक वैल्यू पता कर सकते हैं। ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो कर्व का जो पीक है वही आपका ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू होगा। लेकिन हम जानते हैं करंट तो भैया जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, फिर जीरो से मैक्सिमम इन रिवर्स डायरेक्शन, अगेन इट इज जीरो। तो यहाँ पर अगर कोई पूछे कि आपका एवरेज करंट कितना है, तो एवरेज करंट तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक बार करंट पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, एक बार करंट निगेटिव की तरफ जा रहा है। ऐसे केस में अगर करंट पॉजिटिव और करंट निगेटिव की तरफ जा रहा होगा तो एवरेज करंट कैसे निकालते हैं, तो याद रखना एसी सर्किट्स में एवरेज करंट निकलता है ओवर द हाफ ऑफ साइकिल। हाफ साइकिल पर ही हम क्या निकालते हैं, एवरेज करंट। मतलब जीरो से स्टार्ट हुआ, पीक पर पहुंचा, पीक से फिर जीरो हुआ, तो इस दौरान करंट में जो एवरेज वैल्यू होगी वही होगी हमारा एवरेज करंट फॉर एसी सर्किट्स। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो सबसे पहली बात ध्यान रखिए, एवरेज करंट हाफ साइकिल पर निकलेगा। दूसरी चीज, फॉर दैट हाफ साइकिल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम 0 टू पाई। मतलब आपकी जो रेंज होगी ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से कहाँ तक हम मेजर करेंगे एवरेज करंट को, 0 डिग्री से लेकर पाई डिग्री तक, या फिर पाई डिग्री से लेकर 2 पाई डिग्री तक। तो बीच का इंटरवल कितने रेडियन का हुआ, पाई रेडियन का हुआ। मतलब जब आपका कॉइल इस तरीके से रोटेट होगा तो हाफ साइकिल में वो 0 से लेकर पाई रेडियन तक का एंगल चेंज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अब ऐसे केस में 0 से लेकर पाई तक एवरेज करंट की अगर वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालते हैं। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले एक बेसिक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ठीक है। द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट is calculated upon half cycle of sinusoidal wave, हाफ साइकिल ऑफ साइनसॉइडल वेव। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखिए हाफ साइकिल में जो रेंज होगी, द रेंज फॉर विच एवरेज करंट इज कैलकुलेटेड would be from 0 to पाई रेडियन, 0 से लेकर पाई रेडियन तक। इसका मतलब क्या है समझो। अगर मुझे एवरेज किसी चीज़ का निकालना होता है तो हम क्या कर लेते हैं, मान लीजिए आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चन पेपर है और वो 100 आउट ऑफ मार्क्स के क्वेश्चन पेपर है जिसमें आपने अलग अलग स्कोर किया है। जब आपको बोला जाए कि एवरेज निकालिए, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, हर पेपर के जितने मार्क्स होते हैं वो मार्क्स आप कैलकुलेट करते हो डिवाइडेड अपॉन नंबर ऑफ आपके जो पेपर्स होंगे, है ना। जितने आपने पेपर्स दिए हैं उससे आप डिवाइड करके क्या लेते हो, एक एवरेज ले लेते हो। वैसे ही अब अगर आप यहाँ पर देखो, हम 0 से लेकर पाई तक जा रहे हैं, तो इसमें करंट जो है वो हर थीटा की वैल्यू के लिए चेंज होते जाएगा। अगर आप देख पा रहे होगे इस ग्राफ को, तो देखो जैसे जैसे थीटा चेंज हो रहा है, आगे थीटा या फिर टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, करंट की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हर थीटा के लिए करंट की जो इंडिविजुअल वैल्यूज होंगी उनका सबका क्या कर लेंगे, समेशन कर लेंगे। और समेशन करने के बाद जो भी हमारी रेंज है राइट फ्रॉम 0 टू पाई, उस रेंज से उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज करंट मिल जाएगा। सो आई एम राइटिंग हियर दैट माई एवरेज करंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल करंट का वैल्यू, इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू फॉर डिफरेंट डिफरेंट एंगल एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स, मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा। डी थीटा क्या है, जैसे जैसे आपका यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे आपका आगे टाइम बढ़ते जाएगा उसके साथ साथ एंगल का जो ओरिएंटेशन है, एरिया वेक्टर एंड इन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो भी बदलते जाएगा। तो हम कहेंगे फॉर वेरी स्मॉल angular displacement d theta, whatever be the amount of instantaneous current that I have written here, now we have to integrate this equation right from 0 से लेकर पाई तक
और नीचे लिखेंगे हम उसकी रेंज। तो रेंज भी कहाँ है, 0 से पाई तक है, तो आई एम राइटिंग हियर एवरेज करंट इज इक्वल टू 1/रेंज क्लोज, यहाँ पर ले रहे हैं 0 से लेकर पाई। और आई क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट होता क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट इज आई नॉट इंटू साइन ऑफ थीटा। हम लिख सकते हैं ना भैया, वी नो दैट आई इज नथिंग बट आई नॉट साइन ऑफ थीटा। ये हमें पहले से ही पता है, तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब आगे लिखेंगे तो रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर पाई तक। सो रेंज हुई आपकी पाई, यहाँ पर लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई। आई नॉट जो है ये आई नॉट को हम पहले ही बाहर ले सकते हैं, तो आई नॉट को बाहर लेकर आते हैं। चलिए, सो यहाँ पर मैंने आई नॉट को बाहर ले लिया है। देन अंदर क्या बचता है, साइन थीटा डी थीटा, ऊपर भी क्या रहेगा, डी थीटा रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आई एवरेज, दैट इज एवरेज करंट इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाय पाई। नाउ साइन थीटा का डेरिवेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ माइनस कॉस थीटा, लिमिट होंगे 0 से लेकर पाई तक। चलो पुट कर लेते हैं लिमिट। सो आई नॉट डिवाइडेड बाय पाई माइनस कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस ऑफ 0। ठीक है, चलो, सो आई नॉट अपॉन पाई माइनस कॉस ऑफ पाई कितना होता है, -1, माइनस कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। सो अल्टीमेटली क्या हो गया, ये -1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, सो ये हो गया 2। सो दैट आई एवरेज इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ आई नॉट डिवाइडेड बाय पाई। और आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ बता दूँ, 2 अपॉन पाई की वैल्यू होती है विच इज़ 0.637। सो देयरफॉर आपका जो एवरेज करंट है, एवरेज करंट दिस इज 0.637 टाइम्स ऑफ आई नॉट। दूसरी और एक चीज़ याद रखिए, द सेम एक्सप्रेशन इज अप्लीकेबल फॉर एवरेज ईएमएफ। सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सिमिलरली दैट एवरेज ईएमएफ इज इक्वल टू 0.637 टाइम्स ऑफ पीक ईएमएफ, दैट इज ई नॉट। ठीक है, सो आई नॉट क्या है हमारा, पीक करंट, और ई नॉट क्या है, पीक ईएमएफ। ठीक है, तो ये हो गई एवरेज करंट की वैल्यू। सो आई एवरेज इज 0.637 टाइम्स ऑफ पीक एंड ई एवरेज इज 0.637 टाइम्स ऑफ पीक ईएमएफ। ठीक है, याद रहेगी आपको ये बातें। चलो, अब एवरेज करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने समझा। अब इसके बाद हम समझने वाले हैं कि आरएमएस करंट या आरएमएस ईएमएफ क्या होता है। सो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड ईएमएफ समझते हैं। आरएमएस वैल्यू किसे कहते हैं, देखो मान लो मेरे पास एक वायर है, ठीक है, इस तरीके से एक कंडक्टर वायर है। इस कंडक्टर वायर से मैं 2 एम्पियर का अल्टरनेटिंग करंट पास करवा रहा हूँ। कितने एम्पियर का, 2 एम्पियर का। और इसे मान लीजिए मैंने लगभग 1 घंटे तक चलाया है। इस करंट को जो हमारा 2 एम्पियर का एसी करंट है उसको 1 घंटे तक चलाया है। 1 घंटे तक चलाने के बाद मुझे पता चला कि ये जो वायर है, चूंकि उससे अंदर से करंट जा रहा होगा और वायर के पास अपना रेजिस्टेंस तो है ही आर, तो बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस वायर वुड गेट हीटेड। जब वो हीट हो जाएगी तो उसके अंदर मैं मान के चल रहा हूँ कि उसके अंदर मान लीजिए 10 जूल की हीट प्रोड्यूस हो चुकी है। कितनी जूल की, 10 जूल की हीट प्रोड्यूस हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, उसी वायर से, ये हो गया पहला इंस्टेंस। अब सेकंड इंस्टेंस देखिए, उसी सेम वायर से, यहाँ पर मैं वही वायर फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ अलग से, ठीक है। उसी वायर से अब फिर से हम करंट भेजेंगे, लेकिन इस बार कौन सा करंट भेज रहे हैं, डीसी करंट। और मान लीजिए 1.6 एम्पियर का हमने कौन सा करंट भेजा है, डीसी करंट 1.6 एम्पियर का। जब ये करंट जाएगा, और इसको भी मैं 1 आवर के लिए अलाउ करता हूं करंट के फ्लो को। कितने आवर के लिए, 1 आवर के लिए। और फिर मैंने देखा, अगर मान लीजिए फिर मैंने देख रहा हूं कि मेरी जो हीट जनरेटेड है इन केस ऑफ वायर, दैट इज स्टिल 10 जूल।
कितना है 10 जूल। यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आएगी, जब एसी करंट 2 एम्पियर का वायर से जा रहा था 1 घंटे के लिए तब हीट जनरेट हुई है 10 जूल, और उसी वायर से अगर डीसी करंट 1.6 एम्पियर का जा रहा है तो भी हीट जनरेट हुई है 10 जूल इन 1 आवर। तो हम ये कह सकते हैं कि एसी करंट का पीक वैल्यू है 2 एम्पियर, तब वो कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, इक्विवेलेंट टू द करंट इन डीसी सर्किट ऑफ 1.8 एम्पियर 1.6 एम्पियर। तो 1.6 एम्पियर के कारण जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है डीसी करंट के, उतनी ही हीट प्रोड्यूस हो रही है 2 एम्पियर वाले एसी करंट से। तो यहाँ इसका मतलब हुआ 2 एम्पियर वाले पीक करंट जो एसी का है उसकी एक्चुअली में आरएमएस जो वैल्यू है वो है 1.6 एम्पियर। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 2 एम्पियर का जो पीक करंट एसी के लिए है वो उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जितना 1.6 एम्पियर वाला डीसी करंट प्रोड्यूस करता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट। दस RMS वैल्यू ऑफ एसी करंट हैविंग पीक वैल्यू ऑफ 2 एम्पियर इज 1.6 एम्पियर। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर कह सकते थे कि peak value if it is 2 ampere it has got RMS value of 1.6 ampere। तो बेसिकली RMS वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है। RMS वैल्यू सेज इट इज द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ DC करंट that will produce same amount of his heat as that of peak value of AC current। so ये क्या है, it is the amount, कौन सा amount, equivalent to DC current which when flows through a circuit that produces equal amount of heat as the peak value of AC करंट। और यही चीज इक्वली अप्लीकेबल है ईएमएफ के लिए। तो डीसी करंट में जितना ईएमएफ उतनी हीट जनरेट करेगा जितना एसी करता है। तो एसी के हिसाब से डीसी का जो ईएमएफ है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आरएमएस वाला ईएमएफ हो जाएगा। अब देखते हैं आरएमएस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हाउ टू फाइंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, देखते हैं। देखो बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो हीट प्रोड्यूस होती है किसी भी वायर में, इट इज इक्वल टू I²RT। अगर मैं एसी करंट यूज कर रहा हूँ, उसके कारण अगर H अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रही है, तो हीट जनरेट करने के लिए जो करंट यूज हुआ है दैट इज करंट I, और उसका अगर मैं स्क्वायर ले रहा हूँ सो I²RT। तो यहाँ पर ये जो I² है, दिस I इज नथिंग बट RMS, ये हमें पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक चीज समझ लेंगे, द करंट विच वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर द जनरेशन ऑफ हीट इज नथिंग बट IRMS। तो यहाँ पर H इज नथिंग बट IRMS का स्क्वायर इनटू RT। तो IRMS कैलकुलेट करने के लिए हम इसी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो कॉन्सेप्ट है इसे यूज करने वाले हैं। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि एसी करंट में क्या होता है। मान लीजिए ये मेरा एसी करंट का वेव फॉर्म है जो साइनोसाइडल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से एसी करंट का साइनोसाइडल वेव फॉर्म है। इसमें हमने देखा था कि जो एक्स एक्सिस है वहाँ पर हम टाइम या फिर थीटा की पोजीशन मार्क कर सकते हैं, और वाई एक्सिस पर ईएमएफ या करंट को मार्क कर सकते हैं। तो पहले मैं वाई एक्सिस पर करंट मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर फिलहाल, ठीक है। अब ये जो मैक्सिमम करंट की वैल्यू होगी साइनोसाइडल कर्व में, दैट इज गिवन बाय I0। सो एक बार पॉजिटिव और एक बार नेक्स्ट लूप के लिए नेगेटिव। तो एक साइकिल में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस तरीके से पीक करंट की वैल्यूज हम बता सकते हैं। उसके बाद में हमने देखा था 0, π/2, π, 3π/2 एंड
2 पाई और फिर इसके आगे भी वैल्यूज जाती रहेंगी 5 पाई बाय 2 एंड ऑल। ओके, अब देखिए जैसे कि मैंने कहा IRMS को सॉल्व करने के लिए हमें हीटिंग इफेक्ट इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है। ऐसे क्यों करना है? जैसे देखिए थोड़ी देर पहले जब मैंने कहा था कि एवरेज करंट निकालना है तो एक पूरे साइकिल के लिए हम एवरेज करंट नहीं निकालते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे साइकिल में एवरेज करंट की वैल्यू हो जाएगी 0, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव होने के कारण एवरेज आता है 0। लेकिन IRMS निकालने के लिए हम इस पूरे साइकिल के लिए करंट का यूज़ कर सकते हैं। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि देखिए हीटिंग इफेक्ट के केस में IRMS का स्क्वायर हमने यूज़ किया है, राइट। अगर हम स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं तो करंट पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव आता है ना। करंट की वैल्यू का स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को अब हम आगे लेकर जाएंगे। तो एज आई टोल्ड यू बिफोर, टू कैलकुलेट IRMS वी विल बी कंसिडरिंग अ कंप्लीट cycle, and for a complete cycle the range of theta would be from 0 degree to 2 pi और फिर 0 रेडियन टू 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो आई एम राइटिंग माई कॉन्सेप्ट हियर, आप ध्यान से देखिए इसको, बहुत ईजी है। सो आई कैन से दैट जनरल वैल्यू ऑफ करंट इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू आई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी, दैट इज साइन ऑफ थीटा। ओके, दिस इज जनरल एक्सप्रेशन। नाउ to calculate IRMS heating effect of electric current is taken into account। ठीक है, एंड फॉर दैट मैटर हम कहेंगे द रेंज for calculation of IRMS would be along complete cycle, a complete cycle, that is 0 to 2 pi रेडियन, 0 to 2 पाई रेडियन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो आई एम राइटिंग हियर IRMS का स्क्वायर, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट में देखिए, हीटिंग इफेक्ट में IRMS के स्क्वायर का यूज होता है। सो IRMS का स्क्वायर, IRMS स्क्वायर इज इक्वल टू I डॉट डी थीटा, और यहाँ पर हम लेंगे 0 to 2 पाई का रेंज एंड आई का स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो आई स्क्वायर डी थीटा, इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम 0 to 2 पाई एंड आवर रेंज, उसको हम डिवाइड करेंगे। सो आई एम राइटिंग हियर IRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए आई जो है, आई का जनरल तो आई का जनरल एक्सप्रेशन क्या है? आई नॉट साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा फिर? 0 to 2 पाई आई नॉट साइन थीटा इनका होल स्क्वायर इंटू डी थीटा, और हमारी रेंज क्या है? 0 से लेकर 2 पाई, दैट मीन्स 2 पाई। सो 2 पाई इज अवर रेंज। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो आई एम राइटिंग IRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम? आई नॉट का जो स्क्वायर है उसको मैं कॉमन लेकर आ रहा हूँ, नीचे है 2 पाई, अंदर क्या बचता है हमारा? 0 से लेकर 2 पाई साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। आई नॉट का जो स्क्वायर है उसे मैं वैसे ही रख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 2 पाई। हियर आई एम राइटिंग 0 to 2 पाई, साइन स्क्वायर थीटा को हम पुट करेंगे 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 से, एंड मल्टीप्लीकेशन में है हमारे पास डी थीटा। सो अगेन आई एम राइटिंग आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 पाई, एंड दिस एक्सप्रेशन को कैसे लिखते हैं? देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो 1/2 है ना, 1/2, तो इस 2 को बाहर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4 पाई। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली 4 पाई लिख लेता हूँ। आई एम राइटिंग 4 पाई हियर। व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज, इस डी थीटा को भी अंदर लेके आ जाइए तो क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई, 1 इंटू डी थीटा इज डायरेक्टली डी थीटा, माइनस 0 to 2 पाई कॉस ऑफ 2 थीटा इंटू डी थीटा।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई, इसको सॉल्व करेंगे अगर इस पहले पार्ट को, तो क्या होगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है थीटा, और थीटा के लिमिट्स होंगे 0 to 2 पाई। सो 0 से लेकर 2 पाई तक, माइनस कॉस ऑफ थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन ऑफ थीटा। सो कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और उसकी लिमिट हो गई 0 to 2 पाई। ठीक है, चलो यहाँ तक आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं ना। सो आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई। अब देखिए 0 इंटीग्रेशन सॉल्व किया, अब थीटा का जो लिमिट्स है उसको अप्लाई करते हैं। तो थीटा के लिमिट्स क्या है, 2 पाई और -0। सो थीटा की जगह आएगा 2 पाई -0, तो बेसिकली बचा है 2 पाई माइनस ऑफ। अब देखिए साइन 2, अब पहली बार थीटा की वैल्यू हम लिखेंगे अपर लिमिट 2 पाई, तो साइन 2 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 माइनस साइन ऑफ 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 2 पाई, दैट इज साइन ऑफ 4 पाई। साइन 4 पाई की वैल्यू होती है 0, 0/2 इज 0, तो इसका तो कोई मतलब बनता नहीं है। फिर आते हैं यहाँ पर है साइन ऑफ 2 इंटू 0। अब साइन ऑफ 2 इंटू 0 इज अगेन साइन 0, साइन 0 की वैल्यू होती है 0। तो ये जो पूरा फैक्टर है क्या है, 0 ही है, कुछ नहीं बचता। और यहाँ पे क्या बचता है, थीटा अगर रख दे तो 2 पाई। सो आई एम ओनली राइटिंग हियर 2 पाई। ओके, तो चलो 2 पाई 1 जा 2 पाई, 2 पाई 2 जा 4 पाई। सो हमारा आई आर एम एस का जो स्क्वायर है वो कितना आ रहा है, इधर मैं लिख रहा हूँ आगे। सो आई एम राइटिंग आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2। सो आई आर एम एस वुड बी हाउ मच, आई आर एम एस वुड बी अंडर रूट ऑफ आई peak current, that is I naught का square divided by 2. So my answer would be I naught divided by root 2. This is value of IRMS. ठीक है, तो ये एक कंसिडरेशन है, ये एक रिलेशन है। साथ में आप और भी लिख सकते हो दैट IRMS इज इक्वल टू 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707 इंटू आई नॉट। ठीक है, ये भी एक रिलेशन है। तो हमारे पास IRMS की वैल्यू है, तो सिमिलरली ERMS की वैल्यू क्या हो जाएगी, याद रखना दैट ERMS, मैं नए पेन से लिख रहा हूं यहां पर। सिमिलरली ERMS इज इक्वल टू E0/√2, और द सेम कैन बी रिटन एज ERMS इज इक्वल टू 0.707 टाइम्स ऑफ E0। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। नाउ सो अब हम यहाँ पर दो चीज़ें कह सकते हैं। पहली कि IRMS इज नथिंग बट I नॉट डिवाइड बाय √2, देयरफॉर I नॉट कैन बी रिटन एज √2 टाइम्स ऑफ IRMS, √2 टाइम्स ऑफ IRMS। और साथ में हम लिख सकते हैं ERMS इज इक्वल टू E0/√2, देयरफॉर E0 that is peak EMF is equal to √2 times of ERMS। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जो हमें पता होने चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि फेजर डायग्राम क्या होता है। ठीक है, व्हाट आर फेजर डायग्राम्स, फेजर्स एंड फेजर डायग्राम्स समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं फेजर्स क्या होते हैं। देखिए फेजर क्या है, फेजर कोई नहीं, एक वेक्टर है। फेजर क्या होता है, एक वेक्टर है, जिसको बोल सकते हो चाहे तो आप रोटेटिंग वेक्टर है। अब रोटेटिंग वेक्टर है मतलब क्या है, मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से एक ओरिजिन है, और ओरिजिन पर किसी एक पर्टिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मुझे बतानी है। तो मान लीजिए ये है 0 डिग्री, यहाँ से एक सर्टन एंगल पर कोई एक मैं वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये वेक्टर जो है ये दो चीज़ों के लिए यूज होता है। आप एसी सर्किट में करंट को बताने के लिए भी वेक्टर यूज करते हैं, और ईएमएफ को रिप्रेजेंट करने के लिए भी वेक्टर्स यूज करते हैं। तो मान लीजिए जैसे करंट का हमारा इक्वेशन है I0 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ओमेगा टी क्या है बताता है, फेज बताता है ना। तो यहाँ पर अगर मैं 0 से लेकर इसे ओमेगा टी कहूँ
तो एट ओमेगा टी आई का जो भी एक्सप्रेशन होगा उसमें जो आई नॉट की वैल्यू होगी दैट इज माई आई नॉट। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी पर मैं ईएमएफ को रिप्रेजेंट करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी, तो ओमेगा टी पर ही क्या जा रहा है, ईएमएफ जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी पर ईएमएफ का भी जो लाइन है या फिर वेक्टर है उसको ड्रॉ कर सकते हैं और वहां पर ये वैल्यू हो जाएगी ईएमएफ की वैल्यू। तो बेसिकली फेजर्स कुछ नहीं है, फेजर्स आर रोटेटिंग वेक्टर्स। फेजर्स क्या होते हैं, दे आर रोटेटिंग वेक्टर्स जो क्या करते हैं, रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करके देते हैं इन बिटवीन ईएमएफ एंड करंट। अगर आप इस पर्टिकुलर ग्राफ को देख पा रहे हो तो आपको पता चलेगा कि करंट और ईएमएफ में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों का एंगल कितना है विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, इट इज ओमेगा टी। ठीक है, तो अभी प्रॉपर डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। फेजर्स या फेजर डायग्राम की डेफिनेशन क्या है, तो एज आई टोल्ड यू बिफोर, फेजर्स आर किंवा फेजर्स आर रोटेटिंग वेक्टर्स that represents क्वांटिटी। अब कौन सी क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं लिख रहा हूं करंट और ईएमएफ दैट वैरीज साइनुसॉइडली with respect to टाइम। और याद रखना इसी वेरिएशन को दिखाने वाले इस डायग्राम को हम कहते हैं फेजर डायग्राम। सो फेजर आर रोटेटिंग वेक्टर्स और द डायग्राम इज नोन एज फेजर डायग्राम। द डायग्राम showing this variation of quantities, कौन सी क्वांटिटी, करंट और ईएमएफ, इज नोन एज फेजर डायग्राम्स। ओके, सो आई होप इतना आपको समझ में आया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल लेता हूं तो फेजर डायग्राम जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास आई का एक इक्वेशन है, आई इज इक्वल टू आई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, और ई का इक्वेशन है ई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी। ये मैं पहला इक्वेशन ले रहा हूँ जिसको हम नीचे ड्रॉ करेंगे। फिर मैं सेकंड इक्वेशन लिख रहा हूँ, मान लीजिए आई है आई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी एंड ई इज नथिंग बट ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस मान लीजिए कुछ फाई, कुछ भी एंगल हो सकता है वो। ठीक है, फिर मैं थर्ड एग्जांपल ले रहा हूं, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी एंड लेट से ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिए हैं, 3 एग्जाम्पल कंसिडर कर लिए। अब पहले एग्जाम्पल की फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो देख लेते हैं, मान लेते हैं ये है मेरे पास ओरिजिन। ठीक है, दिस इज माय ओरिजिन एंड लेट्स ड्रॉ फेजर डायग्राम। तो साइन ओमेगा टी एंगल पे, मान लीजिए ओमेगा टी एंगल है, तो ओमेगा टी एंगल पे ये पहला जो मैं कर्व जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज टिपिकली फॉर करंट का वैल्यू। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस तक हमारा एक लाइन ट्रैवल कर सकते हैं या फिर जहाँ पर मैं एरो एंड करूँगा वो पर्टिकुलर लेंथ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगी किसका, करंट का। अगर ये रेड कलर का लाइन मैंने करंट के लिए यूज़ किया है तो जितना आपका मैग्नीट्यूड होगा उतने हिसाब से आप लाइन ड्रॉ करोगे। तो अगर मान लीजिए 5 एम्पेयर का करंट है तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक एक सेंटीमीटर के 5 मतलब एक एक सेंटीमीटर के हिसाब से 5 सेंटीमीटर की लाइन को कह दूंगा कि भैया ये मेरा करंट का वेक्टर है इन दैट पर्टिकुलर एंगल। तो यहाँ पर हम फिलहाल एंगल ड्रॉ कर रहे हैं ओमेगा टी। सो कितने एंगल पर जा रहा है वो रेफरेंस से ओमेगा टी एंगल पर। अब अगर एक बार आपने क्या कर लिया, आपका वेक्टर ड्रॉ कर लिया है इन द फॉर्म ऑफ करंट, तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू तो होगी आई नॉट, लेकिन जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, देखिए आई नॉट इसको साइन ओमेगा टी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसकी जो वैल्यू मिलती है वो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एट गिवन टाइम इंस्टेंस टी। सो उसे हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए इस आई नॉट को
इस आई नॉट को अगर मैं हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करूँ और वर्टिकली रिजॉल्व करूँ तो कौन से कंपोनेंट निकल कर आते हैं। अगर मैं हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करता हूँ तो ये बन जाता है आई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, है ना। और वर्टिकली रिजॉल्व करूँगा तो बन जाएगा आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर मैं आई नॉट से नीचे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो यहाँ देखिए ओरिजिन से अप टू दिस परपेंडिकुलर ये जो वैल्यू है या फिर ये जो लेंथ है, ये लेंथ हमारे आई नॉट वाली लेंथ से थोड़ी कम ही होगी, क्योंकि आई नॉट क्या बन चुका है, यहाँ पर हाइपोटेनियस बना है। तो निश्चित तौर पर आई नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आई नॉट कॉस थीटा आई नॉट से कम है। अब आते हैं वर्टिकल कंपोनेंट की ओर। अब वर्टिकल कंपोनेंट को देखोगे विच इज आई नॉट साइन ओमेगा टी, दिस वैल्यू इज ऑल्सो लेसर देन आई नॉट। सो ये जो आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है विच वी हैव गॉट अलॉन्ग वर्टिकल एक्सिस, दिस इज नथिंग बट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। तो ये आई की वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई। सो आई एम राइटिंग हियर आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके, चलो आई होप कि इतना आपको समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं ईएमएफ की। अब अगर ईएमएफ को आप देखिए तो इसमें जो फेज है वो भी कितना है, ओमेगा टी ही है, और उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ई नॉट है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मान के चलिए इसी कर्व के ऊपर ई नॉट के लिए, इस लाइन के ऊपर ई नॉट के लिए कर्व में ड्रॉ कर रहा हूँ, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ एरो के एंड तक है, दिस इज ई नॉट। और ई नॉट का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा रिजॉल्व करने के बाद वो क्या हो जाएगा, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और नीचे थीटा वाले के साथ हो जाएगा ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो यहाँ हम बोल सकते हैं दैट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, अगर उसकी लेंथ को मेजर कर दिया जाए, इस लेंथ को मेजर करें हम, तो ये लेंथ निश्चित तौर पर ई नॉट से कम ही आएगी, और यहाँ पर ये जो ई नॉट का कंपोनेंट है वो that would be obviously less. Now let's come to vertical component. Vertical component is E naught sin of omega t which shows instantaneous value of EMF. ये EMF की instantaneous value बता रहा है। अब आते हैं हमारे सेकंड एग्जाम्पल की ओर। यहाँ पर भी मैं फट से फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज फेजर डायग्राम, ठीक है। पहले मैं ओमेगा टी पर करंट ड्रॉ कर रहा हूँ। सो मान लो ये मेरा करंट है, आई एम यूजिंग अनदर पेन, लेट्स से रेड कलर, दिस शोज आई नॉट, ठीक है। और आई नॉट के हिसाब से ये हो गया आई नॉट साइन थीटा विच इज़ नथिंग बट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। और ये डिस्टेंस कितना था मेरा, ओमेगा टी, एंगुलर डिस्टेंस कितना है, ओमेगा टी फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। नाउ लेट्स ड्रॉ ईएमएफ। अब ईएमएफ क्या है, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब ओमेगा टी एंगल उसमें फाइव ऐड करना है, उतने एंगल पर क्या जाएगा, ईएमएफ जाएगा। तो यहां से मैं मान लीजिए फाइव डिस्टेंस पर, ब्लू कलर से फाइव डिस्टेंस पर अपना ईएमएफ ड्रॉ करता हूँ। सो मान लो ये जो फेजर वेक्टर है, दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स ईएमएफ। सो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई नॉट, और ये जो ऊपर का एंगल है दिस इज माय फाइव। तो अब सेटिस्फाई हो रहा है ओमेगा टी प्लस फाइव, दिस इज द एंगल फ्रॉम रेफरेंस पोजिशन, दिस इज वैल्यू ऑफ ई नॉट। और इसका अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लूँ तो दैट वुड बी ई, या फिर इंस्टेंटेनियस वैल्यू विच इज ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमें मिल जाएगी। थर्ड डायग्राम फिर से ड्रॉ करते हैं। थर्ड डायग्राम में भी इसी तरीके से डायग्राम निकालना पड़ेगा हमें। यहाँ पर देखिए ओमेगा टी पर मैं एक लाइन ले रहा हूँ, दिस इज ओमेगा टी। चलो ओमेगा टी पर मैं करंट ड्रॉ कर रहा हूँ। सो लेट्स से दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट, इतना आई नॉट की वैल्यू है, एंड दिस इज माई आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये तो था, दिस वॉज ओमेगा टी। अब ईएमएफ पर आते हैं। तो ईएमएफ का इक्वेशन क्या है, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव, मतलब ओमेगा टी से फाइव नीचे जाना है हमें। अगर ओमेगा टी से फाइव नीचे जाऊंगा तो ये तो था ओमेगा टी पहला, यहाँ से नीचे जाइए कुछ एंगल फाइव, तो हो सकता है यहाँ तक आ रहा हो। सो ओमेगा टी माइनस, ओमेगा टी से मैंने क्या कर लिया है, फाइव माइनस किया है, तब जाके शायद यहाँ तक पहुँचूँ, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ ई नॉट। अगर आप ई नॉट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ले ले, कुछ ये ऐसा आएगा, एंड दैट वुड बी ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव। तो इस तरीके से क्या होते हैं, हम फेजर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब देखिए फेजर डायग्राम में हुआ क्या है, हमने ना करंट
बेसिकली करंट और ईएमएफ के रिलेशनशिप को डायग्राम के थ्रू बताया है। अगर आप पहली डायग्राम देखो तो करंट और ईएमएफ इन दोनों में फेज डिफरेंस नहीं है। सेकंड डायग्राम अगर आप देखो तो सेकंड डायग्राम में करंट जो है उससे फाई एंगल आगे चल रहा है, कौन? ईएमएफ। तो यहाँ पर हम कहेंगे ईएमएफ इज लीडिंग, ईएमएफ इज लीडिंग। किसको लीड कर रहा है वो? करंट को लीड कर रहा है। वैसे तो डायग्राम से भी समझ में आ ही रहा था, सॉरी एक्सप्रेशन से तो समझ में आ ही रहा था, लेकिन डायग्राम से भी ये बात क्लियर हो जाती है। और अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो मुझे दिख रहा है ओमेगा टी आगे चल, ओमेगा टी से फाइव पीछे चल रहा है। सो करंट इज लीडिंग and EMF is lagging. Here EMF is leading, current is lagging, and here both EMF and current they are in same phase. ठीक है, तो चलो ये है बेसिक सा फेजर डायग्राम। अब हम समझते हैं वोल्टेज या फिर ईएमएफ और करंट के बीच में रिलेशन इन केस ऑफ वेरियस एसी सर्किट्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आई हैव प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, तो उस केस में करंट और वोल्टेज का ये रिलेशनशिप कैसे आएगा? फिर प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। तो इन अ नटशेल देख लेते हैं। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट मतलब एक सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस लगा है। प्योरली इंडक्टिव सर्किट मतलब उस सर्किट में क्या लगा होगा? आपका इंडक्टर लगा होगा। और एक सर्किट आएगा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, तो उसमें क्या लगा होगा? कैपेसिटर लगा होगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? तीन सर्किट लेंगे और तीन सर्किट में वोल्टेज और करंट के रिलेशनशिप को मैप करेंगे विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।